चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। जनता दर्शन आज एक बार फिर से सीएम योगी की तरफ से लगाया गया है और ये तस्वीरें देखिए, गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन करते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए तमाम जो फरियादी हैं इस वक्त वहां पर नजर आ रही हैं। महिला फरियादी इस वक्त मौजूद है अपनी अपनी समस्या को लेकर, और सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक कर सभी के एप्लीकेशंस को लेते हैं, उनकी समस्या को जानते हैं, पूछते हैं। उसके बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो सके। तो गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और जनता दर्शन की ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए जो तमाम महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, अपने एप्लीकेशंस को लेकर, और सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक कर सभी के एप्लीकेशंस को देखिए चेक कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि समस्या क्या है, और उसके बाद जल्द जो समाधान के निर्देश हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को देते नजर आते हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, गोरखपुर की तस्वीरें हम आपको सीएम योगी की दिखा रहे हैं। अक्सर ऐसे होता है कि जब जब गोरखपुर में सीएम योगी मौजूद रहते हैं तो तब वो इसी तरह से जो लोग वहां पर आसपास के इलाकों से या फिर अन्य जिलों से समस्या लेकर पहुंचते हैं तो उन सभी की फरियाद को सुनते हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में सभी लोगों से बातचीत करते हैं और फिर तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वो उनकी समस्याओं का हल निकाले। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। हॉकी सेमीफाइनल में भारत पहुंच गया है। पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से जीत दर्ज की है। पेनल्टी शूटआउट में हरमनप्रीत सिंह सुखजीत ने गोल किए। पेनल्टी शूटआउट में ललित राजकुमार ने गोल किए। और आपको ये बता दें कि देखिए इसी तरह से पेरिस ओलंपिक से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं। हॉकी सेमीफाइनल में भारत पहुंच चुका है। आपको ये बता दें कि कल भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच पुरुष हॉकी का क्वार्टर फाइनल खेला गया। भारत ने ब्रिटेन को हराकर अंतिम 4 में एंट्री कर ली है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह एक बार फिर से कल चमकते हुए नजर आए। फुल टाइम तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा, जिसके बाद नतीजा पेनल्टी शूट आउट में निकला। भारत ने शूट आउट 4-2 से अपने नाम कर लिया। उधर सीएम योगी ने हॉकी टीम को बधाई दी है। क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को हराने पर बधाई दी है। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। सीएम की तरफ से बधाई देते हुए कहा गया, भारत की विजय यात्रा जारी रहे और ये जीत हर भारतीय की जीत है, ये भी सीएम योगी की तरफ से लिखा गया। ये पोस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो सीएम योगी की तरफ से की गई है। और कल जिस तरह से शानदार प्रदर्शन रहा है भारतीय टीम का हॉकी में, उसके बाद सीएम ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है इस पोस्ट के जरिए। आपको ये बता दें कि कल का जो मुकाबला रहा वो काफी दिलचस्प रहा। भारत ने शूटआउट 4-2 से अपने नाम किया है। अनुभवी गोलकीपर पीआर शिजेश एक बार फिर से दीवार बने। उन्होंने शूटआउट में इंग्लैंड के 2 गोल बचाए। कप्तान हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल ने गोल किए। वहीं ब्रिटेन के लिए जेम्स अल्बेरी और जैक वालांस ने गोल दागे। पहले क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ। हालांकि 70वें मिनट में भारत को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब अमित रोहित दास को रेड कार्ड थमाया गया। उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ गया और भारत को बाकी मुकाबला 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। कप्तान हरमनप्रीत ने मुकाबले में भारत का खाता खोला। भारत को 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिस पर हरमनप्रीत ने गोल में उसे बदल दिया और ये हरमनप्रीत का पेरिस ओलंपिक में 7वां गोल था। देखिए भारत ने 10 के दम पर अंग्रेजों को हॉकी में हराया, इसी हेडलाइन के साथ अखबारों में भी जिक्र है। और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि हमारे पास अंतिम समय तक स्कोर बराबर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमने डिफेंस पर फोकस रखा और टीम प्रयासों से यह जीत मिली। तो वहीं सर्बिया के नोवाक जोकोविच बने हैं ओलंपिक चैंपियन। गोल्डन स्लैम जीतने वाले 5वें प्लेयर बने हैं। आपको बता दें कि कार्लोस अल्कराज को फाइनल में हराया। जोकोविच ने विंबलडन चैंपियन को भी हराया है। 7-6 से फाइनल में हराया है। और दैनिक भास्कर में हेडलाइन दी गई है कि जोकोविच का पहला ओलंपिक गोल्ड, और उनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस जीत के बाद उनके चेहरे पर राहत और साथ ही साथ खुशी की वो झलक नजर आ रही है। दरअसल सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, और उनका ये आखिरी इंतजार अब खत्म हो चुका है। उन्होंने पहली बार ओलंपिक गोल्ड अपने नाम किया। वे 5वीं बार ओलंपिक खेल रहे हैं और इसी के साथ उनका करियर गोल्डन स्लैम पूरा हुआ है। वे ऐसा करने वाले सिर्फ 5वें खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले अगर बात करें कौन कौन से प्लेयर्स रहे हैं, देखिए स्टेफी ग्राफ, आंद्रे अगासी, सेरेना, राफेल नडाल ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। अब उनका नाम भी इस लिस्ट में शुमार हो चुका है।
खबर श्रीलंका से। श्रीलंका ने 3 साल बाद भारत को वनडे में हराया। 32 रन से जीता है दूसरा मैच और 6 विकेट लेकर गेम चेंजर बने जेफ्री वैंडरसे। सीरीज में श्रीलंका की 1-0 से बढ़त भी सामने आई और इसी खबर का जिक्र स्पोर्ट्स सेगमेंट में हर अखबार में किया हुआ है। अगर हेडलाइन की बात की जाए तो वैंडरसे ने के 6 विकेटों से श्रीलंका दूसरा वनडे 32 रन से जीत गया है। और इस बीच विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए जेफ्री वैंडरसे की एक तस्वीर भी आई है, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर भी चर्चा का पात्र बनी हुई है। इस बीच आपको बता दें 4 अगस्त की ये खबर, जब लैंग स्पिनर जेफ्री वैंडरसे के 6 विकेट के जादुई प्रदर्शन ने रोहित शर्मा के अर्धशतक की चमक को भी कम कर दिया, जिससे श्रीलंका ने रविवार को यहां पर दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत पर 32 रनों से जीत दर्ज की है। पहला मैच टाई होने के बाद में श्रीलंका अब 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे चल रहा है। बढ़ते खबरों में आगे बात चैंपियंस ट्रॉफी की करते हैं। आईसीसी ने 544 करोड़ का बजट तय किया है। पाकिस्तान के बाहर वेन्यू के लिए लागतें भी इसमें शामिल हैं और अगले साल खेला जाएगा टूर्नामेंट। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने 544 करोड़ का बजट तय किया है और पाकिस्तान के बाहर वेन्यू के लिए भी इसमें जो इस्तेमाल किया जाएगा और अगले साल खेला जाएगा ये मैच। और पाकिस्तान के बाहर वेन्यू की जो लागतें हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की बात करते हैं। देखिए, वॉरेन बफे ने एप्पल ने अपनी आधी हिस्सेदारी बेच दी है। कैश स्टॉक बढ़कर 23.20 लाख करोड़ हो चुका है। दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो आपको ये बता रहे हैं, देखिए, वॉरेन बफे के बारे में। और आपको ये भी बता दें कि दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति है वॉरेन। और अब आपको ये बताएं कि कैश स्टॉक बढ़कर 23.20 तक पहुंच चुका है। और इसी के साथ अब उन्होंने अपनी जो आधी हिस्सेदारी है वो बेच दी है। एप्पल में उन्होंने ये आधी हिस्सेदारी बेची है। इस तरह की खबर बफे को लेकर सामने आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों की बात करेंगे। एसबीआई इस साल बॉन्ड के जरिए जुटाएगा 25,000 करोड़। बोर्ड से मिली है मंजूरी। 693 कंपनियों की आय 9.8% बढ़ी है और बीते साल की बात करें तो 6.4% बढ़ी थी आय। तो देखिए, फाइनेंस कंपनियों का मुनाफा 20% बढ़ा है और ऐसे में जो बाकी की कंपनियां हैं, बाकी की कंपनियों में 10.3% की गिरावट दर्ज की गई है। तो एक बड़ा लक्ष्य इस बार एसबीआई की तरफ से सेट किया गया है और कैसे उसे हासिल किया जाए, इसको लेकर पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल एसबीआई इस साल बॉन्ड के जरिए 25,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। आगे बढ़ते हुए बात जयपुर से आ रही खबर की, जहां पर बीजेपी ने मोर्चा व समितियों में भी फेरबदल की जानकारी दी। आपको बता दें कि सभी खेमों को लेकर चलने की चुनौती सामने आई है और टीम में होगा जातीय व क्षेत्रीय संतुलन। साथ साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौर बनाएंगे नई टीम। राठौर को नया प्रदेश अध्यक्ष रखा गया है और कुछ को प्रमोशन तो कुछ होंगे आउट। बढ़ते खबरों में आगे बात अब कमला हैरिस की करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो अमेरिका में इनोवेशन बढ़ेगी। सैन फ्रांसिस्को के टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे चुकी हैं और ये बड़ी जानकारी जिसका जिक्र अखबारों में भी किया गया है। तो देखिए, बताते चले आपको कि ये बड़ी जानकारी है, जहां अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो इसे लेकर बताया गया कि सैन फ्रांसिस्को और साथ ही साथ बढ़ावा दे चुकी हैं कमला हैरिस और तो अमेरिकी का इनोवेशन भी इसमें बढ़ेगा। और अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सावन के ऑफ सीजन में 25% ज्वेलरी ऑर्डर बढ़ गए हैं। कारीगरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। सस्ते सोने के चलते सावन में ही वेडिंग सीजन की तैयारी इस वक्त चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो ज्वेलरी ऑर्डर्स हैं उनमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, क्योंकि इस वक्त ऑफ सीजन है और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि 25% तक जो ज्वेलरी के ऑर्डर्स हैं वो बढ़ चुके हैं। और सोना भी चूंकि सस्ता हो गया है तो इस वजह से जिन लोगों के घरों में शादी है वो गोल्ड खरीदने के लिए मार्केट का रुख कर रहे हैं। और अब इस बढ़ती डिमांड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और जो कारीगरों की छुट्टियां हैं उनको रद्द कर दी गई हैं। तो वहीं देखिए किस तरीके से कारीगरों की छुट्टियों को रद्द किया गया है। सस्ते सोने के चलते वेडिंग सीजन की तैयारी लोग कर रहे हैं और क्योंकि सावन में ही वेडिंग सीजन है तो जाहिर सी बात है तैयारियां इसको लेकर की जा रही हैं। और गिरावट जिस तरीके से सोने के दामों में आई है, बजट आने के बाद लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीद रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और अहम खबरों की करते हैं। आगे बढ़ते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का राजस्थानी भाषा को समर्थन, राजस्थानी भाषा को पुरजोर समर्थन उनकी तरफ से दिया गया और ये उन्होंने कहा कि मैं खुद पीएम से आग्रह करूंगा। आपको बता दें कि कोंकणी और सिंधी को भी बिना
लिपि मान्यता मिले, ये गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से कहा गया है। और इसी को लेकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मैं खुद पर्सनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात का आग्रह करूंगा। तो जो राजस्थानी भाषा है उसको समर्थन उनकी तरफ से दिया गया है और इसी का पुरजोर समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पीएम से इसको लेकर बात करूंगा। और इस बीच यूक्रेन से खबर, यूक्रेन को मिले हैं F-16। रूस का यह बड़ा ऐलान सामने आया है, जो पहले जेट गिराएगा उसे 1.41 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो फिलहाल लगातार जो युद्ध है, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया। जब 2022 में 24 फरवरी को यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध का आगाज होता है, तब से ना ही रूस रुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन मानने को तैयार है। दोनों की तरफ से लगातार जो बमबारी है उसका सिलसिला जारी है। इस सबके बीच में यूक्रेन को F-16 जेट्स मिले हैं। और अगर अखबारों की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ हेडलाइन यूक्रेन से जुड़ी हुई। यूक्रेन के हमले में रूसी पनडुब्बी डूब गई है, ये भी जानकारी अखबारों में दी गई है। दरअसल कीव से खबर, जहां पर यूक्रेन ने लंबी दूरी के हमले तेज करते हुए पिछले 24 घंटे में रशिया की एक पनडुब्बी को डुबो दिया और उसकी हवाई पट्टी को निशाना बनाते हुए कई इमारतों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसकी वजह से एक महिला की मौत की जानकारी भी मिली है। तो कुल मिलाकर रशिया की तरफ से जहां ये हमले शुरू किए गए 24 फरवरी को 2022 में, आरोप रशिया के ऊपर लगते हैं, वहीं यूक्रेन भी मुंह तोड़ जवाब तब से लेकर अब तक लगातार दे रहा है। रूस ने कहा है कि यूक्रेनी ड्रोन ने एक अपार्टमेंट इमारत पर हमला किया और जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जुलाई के बाद से हमलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जब यूक्रेन अपने सहयोगियों पर रूसी ठिकानों पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति देने का दबाव लगातार बना रहा है। सबके बीच में यूक्रेन को अब F-16 विमान भी मिल गए हैं। बढ़ते खबरों में आगे, और नए अस्पताल में शुरू करेगा OPD सेवा। मैदानगढ़ी में नया अस्पताल बनकर तैयार है और डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया भी तेज हुई है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, 50 वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। अक्टूबर के महीने में ये OPD की जो सुविधा है उसे शुरुआत की जाएगी। तो बड़ी खबर दिल्ली एम्स से जुड़ी है, नए अस्पतालों में शुरू करेगा OPD सेवा। अक्टूबर के महीने में इसकी जो सेवा है वो शुरू कर दी जाएगी। मैदानगढ़ी में नया अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। यूपीएससी एस्पिरेंट का री मेडिकल टेस्ट होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। 2015 में अनफिट की वजह से ज्वाइनिंग दरअसल मिली थी, टॉपर लिस्ट में 93 नंबर पर थे और अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया है कि यूपीएससी एस्पिरेंट का री मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। चूंकि टॉपर लिस्ट में 93 नंबर पर थे और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। 2015 की बात करें तो अनफिट होने की वजह से ही फैसला पहले लिया गया था, लेकिन अब इस खबर से जुड़ा अपडेट ये है कि री मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। 2015 में अनफिट की वजह से ही ज्वाइनिंग पहले मिल गई थी, लेकिन अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का कि एक बार फिर से री मेडिकल टेस्ट कराया जाए। DRDO 200 अष्टमार्क 1 मिसाइल बनाएगा। आपको बता दें कि वायुसेना ने प्रोडक्शन क्लियरेंस दे दिया है। मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर होगी। मिसाइल के वजन की अगर बात करें तो 154 किलोग्राम ये होगा और इसकी लंबाई 3.84 मीटर और चौड़ाई 178 mm है। तो वहीं 2900 करोड़ के प्रोजेक्ट को 2022-23 में मंजूरी मिली थी। वायुसेना ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड को 200 नए अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बनाने का प्रोडक्शन क्लियरेंस दे दिया है। 110 किलोमीटर के इस एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल वायुसेना लंबे समय से कर रही है और इसे सुखोई 30 और तेजस फाइटर जेट के जरिए फायर किया जा सकता है। तो देखिए किस तरीके से रक्षा मंत्रालय की अगर बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने 2022-23 में इस 2900 करोड़ के प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया था। वायुसेना के डेप्यूटी चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने हाल ही में हैदराबाद स्थित DRDO की डेवलपमेंट लैब का दौरा भी किया था। तो देखिए कुल मिलाकर DRDO 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बनाए गए, जानकारी दी गई। खबर जोधपुर से आ रही है। इस बीच जोधपुर में तैनात होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर्स। जमीन के साथ में हवा से हमला कर सकेगी थल सेना। अब इसी के साथ में अक्टूबर से 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स तैनात किए जाएंगे। 50 पायलट तकनीकी स्टाफ की US में ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, जो भारत लौट रहे हैं। 7 देशों के पास 1280 से ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर्स मौजूदा वक्त में है। तो जोधपुर में अपाचे हेलीकॉप्टर्स की तैनाती होगी, जिससे हमारी थल सेना और भी ज्यादा मजबूत होगी। GRP और RPF कर्मियों को लेना होगा टिकट, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। ड्यूटी के दौरान लेना होगा टिकट और रेलवे ट्रिब्यूनल ने इसे लेकर फैसला सुनाया है। कांस्टेबल की याचिका पर यह फैसला सुनाया गया और ट्रिब्यूनल ने मुआवजा संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है। रेलवे की तरफ से रेलवे दावा करता है, ट्रिब्यूनल ने कहा है कि GRP और RPF कर्मियों को ट्रेन यात्रा के लिए वैध अनुमति प्राप्त करनी होगी या टिकट खरीदना होगा। केवल पहचान पत्र ले जाना पर्याप्त नहीं है और ट्रिब्यूनल ने एक कांस्टेबल के द्वारा
द्वारा दायर मुआवजा की याचिका को खारिज करते हुए ये तमाम बातें कही और उसने दावा किया था कि ट्रेन से गिरने के समय वह आधिकारिक ड्यूटी पर था। ट्रिब्यूनल की अहमदाबाद पीठ ने जीआरपी कर्मियों को ड्यूटी का कार्ड पास जारी करने के परिपत्र के संबंध में रेलवे के लापरवाह रवैये को भी रेखांकित किया, जिन्हें अक्सर यात्रा करनी पड़ती है। और अब आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स जम्मू कश्मीर इवेंट पर आतंकी साया पीओके एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा का दावा है कश्मीर टाइगर संगठन हमला कर सकता है। हमले की साजिश रच रहे हैं पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो। 9 या 10 अगस्त को हमला किया जा सकता है, इस तरह का यहाँ पर जो आशंका इस तरह की वो जाहिर की जा रही है। Pakistani SSG commandos in collaboration with an organization by the name of Kashmir Tigers is planning an attack in Jammu on the 9th or the 10th of August to sabotage the Miss Universe competition. आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोंडा दौरा है और ऐसे में देवीपाटन मंडल के विकास कार्यों को लेकर वो बैठक करेंगे। बैठक में जनप्रतिनिधि और जिला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वीसी से जुड़ेंगे बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर के अधिकारी कई बड़ी योजनाओं की प्रगति को भी खुद परखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोंडा दौरा है और ऐसे में तमाम विकास कार्यों को खुद परखेंगे। देवीपाटन के विकास कार्यों को लेकर बैठक सीएम योगी करेंगे। बैठक में जनप्रतिनिधि और डीएम भी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रावस्ती के अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कई और जिले हैं जिनके डीएम इस बैठक का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे और जनप्रतिनिधि भी साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक में मौजूद रहेंगे। तो किस तरीके से वहां पर काम हो रहे हैं विकास कार्य को लेकर सीएम योगी ये बैठक करेंगे। खुद हमने देखा कि सीएम योगी सुपर एक्टिव नजर आते हैं और वो किस तरीके की जो काम हो रहे हैं उनमें रफ्तार नजर आ रही है या फिर किस तेज गति के साथ काम हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट के काम है वो कैसे चल रहे हैं, क्या उनको जो आम जनता है उनको जल्द से जल्द जो सुविधाएं वो मुहैया करवाई जाए, इसको लेकर वो अक्सर बैठक करते हैं। अब गोंडा का उनका दौरा आज रहेगा जिसमें वो जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। देवीपाटन के विकास कार्य को लेकर ये बैठक की जा रही है। और देखिए यूपी के बाद खबर हरियाणा से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अहम बैठक बुलाई है। सीएम सैनी ने आज एक अहम बैठक बुलाई है जिसमें मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि मानसून सत्र की तारीख पर मुहर लगेगी। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले लगातार जो सरकार है वो तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही है। ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को साधने के लिए तमाम प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और बड़ी बात यह कि सरकार ने एक बड़ा ऐलान भी किया है जिसके तहत एमएसपी पर फसलें खरीदना और कर्ज माफी तक का ऐलान सरकार के द्वारा कर दिया गया है। फिलहाल आज एक अहम बैठक मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री सैनी ने बुलाई है हरियाणा में। बढ़ते खबरों में आगे अगली बड़ी खबर। आज से उत्तराखंड में कोचिंग सेंटरों की जांच होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कमेटी का गठन हो चुका है। 2 सप्ताह में कमेटी जांच कर पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद सरकार ने यह संज्ञान लिया। देखिए 27 जुलाई की वो तारीख जब दिल्ली कोचिंग हादसा हुआ था। बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की जान चली गई थी। इसे लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, सियासत भी इस पूरे मामले पर हुई और अब देखिए उत्तराखंड में कोचिंग सेंटरों की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर साफ निर्देश दिया है। कमेटी का गठन हो चुका है और ये कमेटी जांच पड़ताल के बाद 2 सप्ताह के भीतर ये रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली हादसे के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि उत्तराखंड में कोचिंग सेंटरों में इस तरह का हादसा ना हो और अगर कुछ कमियां खामियां पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड कोचिंग सेंटरों की जांच होगी। 2 सप्ताह में जांच कमेटी ये रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली हादसे के बाद सरकार ने संज्ञान लिया। 27 जुलाई को दिल्ली में बारिश के बाद बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से 3 छात्रों की जान चली गई थी। इस पूरे मामले को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इस हादसे को लेकर सीएम धामी ने भी अब संज्ञान लिया है उत्तराखंड में कि ऐसा कोई हादसा वहां पर ना हो। इसे लेकर सरकार पहले से सतर्क है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फट गया है। नेशनल हाईवे 505 के पास ये बादल फटा है। हिमाचल में भारी बारिश से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। हिमाचल में बारिश की वजह से अभी तक 13 लोगों की मौत की खबर है। हिमाचल में 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। और अब लाहौल स्पीति को लेकर ये खबर सामने आ रही है जहां पर बादल फट गया है और 2 पुल भी बह गए हैं। आपको ये बता दें कि अधिकारी हालांकि इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि तेज बहाव की वजह से ये दोनों जो पुल है वो बह गए हैं और अब जल्दी 2 से 3 दिन में नया पुल बनाया जाएगा। लेकिन
दुखद ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कुदरत का जो कहर है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बात देवभूमि उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि मलबा आने से गंगोत्री हाईवे बंद हो चुका है। लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। उत्तराखंड की हम बात करें तो तमाम जगहों पर हमने देखा कि किस तरीके से, देखिए पहले इन तस्वीरों को, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, ये मलबा सड़क पर आ गया। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने तस्वीरों को अपने फोन में कैद कर लिया। लेकिन ये कितना ज्यादा खतरनाक है इस बात का अंदाजा आप लगाइए। अगर कोई गाड़ी यहाँ से जा रही तो उसकी चपेट में आ सकते। उत्तरकाशी में ये लैंडस्लाइड हुआ है।